नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कई सारे जुमले हैं, जैसे सबका साथ सबका विकास। जी हाँ, सबका साथ सबका विकास तो उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया, वो तो हम सब ने देखा। लेकिन उसके बाद इनका फेमस डायलॉग था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और तीसरा बहुत ही फेमस डायलॉग है इनका, मोदी है तो मुमकिन है। अब इन सभी डायलॉग में से सबसे पसंदीदा मेरा जो डायलॉग है ना, जो जुमला है जो मोदी जी ने हमको थमा रखा है, वो है मोदी है तो मुमकिन है। भारत की राजनीति को अगर हम ध्यान से समझें या फिर डीप डाइव करें तो हम ये पाएंगे कि वास्तव में जी हाँ, केवल मोदी जी के लिए सब कुछ मुमकिन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, आपको वही मैं बताऊंगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी कुछ समय बाद जी हाँ, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हर पार्टी अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगी हुई है। और चुनाव की तारीख से पहले ही क्या होता है, एमएलए का सेल परचेज शुरू हो जाती है। जी हाँ, मैं यही वर्ड यूज़ करूँगा। कुछ नेता अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि लाओ जी हम आपका दामन थाम रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार नंबर 1 पे हैं, जो 6 बार अब तक पलटी मार चुके हैं। जी आप कभी कभी ऐसे भी हमने देखा है कि वास्तव में प्रचार करते हैं किसी पार्टी का, सुबह शाम अचानक से शाम को पहुंच जाते हैं दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। आई थिंक उनका नाम क्या, आपको चल गया होगा पता। कल सुबह सुबह एक खबर आई है कि चंद्रबाबू नायडू पर जो एक लंबे समय से केस चल रहा था, जी हाँ, स्किल डेवलपमेंट स्कैम इन्होंने किया था, जी हाँ, 371 करोड़ रुपए का, उस पर इनको क्या मिल चुकी है, क्लीन चिट मिल चुकी है। और इस केस में ये 53 दिन तक जेल भी बिता करके वापस आए थे। ध्यान रखिएगा, 53 दिन की इनको जेल हुई थी, बाद में इनको मिली जमानत पर ये बाहर आए हैं। और अचानक से जैसे ही महाराष्ट्र के चुनावों की डेट आ जाती है, झारखंड के चुनाव की डेट आ जाती है, अचानक से इनका दोस्तों जो क्या होता है, इनके ऊपर जो दाग थे वो सब धुल जाते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब जगन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के साथी थे ना, इनके मित्र थे, तब सीआईडी ने इसी केस की शुरुआत करी थी कि कहीं ना कहीं इसके डेवलपमेंट केस में कुछ स्कैम चल रहा है। ठीक है, इस स्कीम के अंदर कुछ स्कैम चल रहा है। तो क्या हुआ था उस समय, सीआईडी ने जांच के आधार पर जी हाँ इनको गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने अपनी तरफ से केस किया था। नतीजा, चंद्रबाबू नायडू करीब 53 दिन तक जेल में रहे और ईडी ने उन्हें अब क्लीन चिट दे दी है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्लीन चिट दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट चलता है दोस्तों क्या, सबूतों के आधार पर। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के ये कह दिया कि हमारे पास इनके खिलाफ की पुख्ता सबूत मिल नहीं पाए हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। अब कोर्ट करेगा क्या, कोर्ट ने सिंपल सबूत कुछ थे नहीं, इनको कर दिया रिहा। मतलब मोदी जी की वॉशिंग मशीन एक्टिव हो गई है चुनाव की डेट आते ही, और सारे पाप जो होते हैं वो इनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए इनके। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों। जब भी चुनाव की तारीख आती है, कोई ना कोई पार्टी का बड़ा नेता होता है तो उसको अपने पास अपनी पार्टी में बुलाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो ये हो चुकी है भारत की राजनीति की आज के समय की तस्वीर। मैं मानता हूँ कलयुग आ चुका है, कलयुग की शुरुआत इस तरह से होती है, लेकिन इस समय कलयुग कहने के चरम सीमा पर पहुँच चुका है। राइट। और आपको दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, ये एक निंजा ट्रिक बन चुकी है। आप ध्यान से देखिए ना, अपने ही स्टेट के आप चुनावों को देखिएगा। आप मत करिए ऑल ओवर इंडिया पे रिसर्च कि कहाँ पे क्या चल रहा है। आप अपनी स्टेट को देखिएगा ध्यान से कि जैसे ही पहली टिकट जारी होती है, पहली लिस्ट जारी होती है, किस विधायक को कौन सा टिकट मिल चुका है, ठीक है, कहाँ से टिकट मिला या फिर कौन सा विधायक हुआ रिजेक्ट, उसके बाद ही अचानक से मैक्सिमम नेता दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। आपको याद होगा हरियाणा में जब पहली टिकट जारी हुई थी, जो पहली लिस्ट जारी हुई थी एक टिकट देने की, उसमें 53, जी हाँ 53 विधायकों ने अपना पाला चेंज कर लिया था, सबने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। ये होता है। और इस बार चला तो पता कि हरियाणा में कांग्रेस आने वाली है, लेकिन लास्ट टाइम पे काफ़ी सारे विधायकों ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था, अचानक से वो हार गए। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। सो गाइस, ये सब चल क्या रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि इन सब के जिम्मेवार आखिरकार है कौन, ये नेता सब? जी नहीं, जितने ये नेता जिम्मेदार है ना, उतना ही योगदान कहीं ना कहीं हमारा भी है, क्योंकि इनको सरकार में लेकर के आता कौन है, वो हम ही तो लेकर के आते हैं। हमसे किसी ने 2 मीठे शब्द बोले नहीं, हम उसके बहकावे में आए नहीं। किसी ने हमको मैनिफेस्टो का जुमला थमाया नहीं, हम उस बहकावे में आए नहीं, डाल दिया वोट उसको। आपका एक एक वोट बड़ा कीमती होता है। जी हाँ, चाहे आप महाराष्ट्र से संबंध रखते हो, झारखंड से, दिल्ली से, आप किसी भी स्टेट से संबंध रखते हो, किसी भी आप लोग यूटी से संबंध रखते हो, लेकिन अपना वोट अपने परसेप्शंस के आधार पर, अपनी नीड के आधार पर जो योग्य हो नेता, उसको वोट दिया करो। दोस्तों मैं यहाँ पे ना तो किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं केवल सच को सपोर्ट करना चाहता हूँ, वो मेरा परसेप्शन है। आपका परसेप्शन अगर तो किसी और पार्टी को लेकर के आप बिंदास उसको वोट दो, कोई दिक्कत नहीं।
सो बस हमारी गलती कहाँ पर होती है? हमारी गलती ये होती है कि यहाँ पर जो मेन मुद्दों से अगर हमारा ध्यान कोई भी पार्टी भटकाना चाहती है, बड़ी आसानी से भटका सकती है। आपको याद होगा चंद्रबाबू नायडू ने 371 करोड़ रुपए का स्कैम किया, अचानक से उनको क्लीन चिट मिल गई। इसको गोदी मीडिया ने काफ़ी कम कवर किया, न्यूज़पेपर में बिल्कुल ना के बराबर ये प्रिंट हुआ। आप उठा लीजिए सब पेपर। देखिए हमारा ध्यान कहाँ पे गया? हमारा ध्यान गया बहरीश पे। हमारा ध्यान कहाँ गया? जो बाराबंकी में जो हिंसा हुई वो। ध्यान रखिएगा, हमको चाहिए स्वैगी न्यूज़, और हम फटाफट स्विच कर जाते हैं। जैसे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे नेता अपना दल बदल लेते हैं, वैसे ही हमारा माइंड इस न्यूज़ से उस न्यूज़ पर सेकंडों में शिफ्ट हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। जी हाँ, आपको याद होगा ना, जब लोकसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव के नतीजों की काउंटिंग जिस दिन थी 6 जून को, आपको याद होगा, उसी दिन सेम डे क्या करा, नीट का रिजल्ट क्या करा, पब्लिश कर दिया, जबकि उसकी डेट क्या थी? 12 जून थी। अचानक से इतनी जल्दी कैसे कर दिया? सब सरप्राइज हो गए, क्योंकि नीट में एक बहुत बड़ा स्कैम होने वाला था। ठीक है, वो बात दब जाए, क्या चुनावी जो पॉइंट है वो उड़ जाए हमारे सामने, और सबका ध्यान क्या था? काउंटिंग पे था उस समय। आपका भी ध्यान वहीं पे होगा, कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले, कौन जीता, क्या था। वहाँ पे नीट के बच्चे परेशान, अचानक से इतने टॉपर कैसे आ गए भाई? कहाँ से पैदा हो गए अचानक से? क्योंकि उस समय बहुत बड़ा स्कैम था वो। तो भला हो, मैं कह रहा हूँ भला हो बच्चों की ने अपनी आवाज़ उठाई, काफ़ी बुलंद आवाज़ उठाई, उन टीचरों का जिन्होंने इन बच्चों को सपोर्ट किया। और बड़े से बड़े दोस्तों ध्यान रखिए, कोचिंग सेंटर इस बात पर चुप्पी साधे बैठे थे, जिनकी फीस लाखों में होती है। आई थिंक सो अपनी बातों को समझ पाए होंगे मैं किस कोचिंग सेंटर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि उनको इन बच्चों के हक में सड़कों पर उतरना चाहिए था, लेकिन ये बच्चे दिल्ली के 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 51 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सड़कों पर उतरे हुए थे। जिस समय हम लोग अपने घर का रिमोट लेकर के, एसी का रिमोट लेकर के अपने घर के टेम्परेचर को सेट कर रहे थे, और कूलिंग और कूलिंग और कूलिंग, वो बेचारे बच्चे। इतना बड़ा स्कैम हुआ था। जांच हुई, कमेटी बनाई गई। पहली तो बात को ये मानने को तैयार नहीं होते कि पेपर लीक होता है। सबूत भी कौन इकट्ठा करेगा? बच्चा सबूत इकट्ठे करके लाएगा, फिर उसको वो लोग मानेंगे, फिर उसके बाद कमेटी बिठाई जाएगी, फिर जांच होगी, धर दबोचे जाएंगे। इलेक्शन तो एक दिन में बड़े आसानी से कर लेते हैं ये लोग भारत के अंदर, लेकिन एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में आखिरकार इनको क्या आफत आती है भाई? सोचिए, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। यूपीपीएससी का पेपर लीक, आरओ पेपर लीक, यूपी कांस्टेबल पेपर लीक, बीपीएससी का पेपर लीक, भाई एसएससी के तो कहने ही क्या, रेलवे ग्रुप डी के कहने ही क्या। अब तो यूपीएससी में भी स्कैम होना स्टार्ट हो गया। स्कैम बोलते वही फर्जी सर्टिफिकेट बना करके पूजा खेद कर, आपको पता होगा। ये है हमारा विकसित भारत, ये है सबका साथ सबका विकास। नहीं, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। जी हाँ, किसान की जो पर डे आमदनी है, इनकम है 27 रुपये पर डे है। निकाल लीजिए एवरेज आप लोग। मैं स्क्रीनशॉट चाहूँ तो यहाँ पे अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने अटैच कर रखा है। तो ऐसा होगा सबका साथ सबका विकास, हम बन चुके हैं विश्व गुरु। जी हाँ, ये चल रहा हमारा अमृतकाल। अमृतकाल की परिभाषा आप सर्च करेंगे तो ये पाएंगे कि अमृतकाल का अर्थ ये होता है कि हर इंसान के पास बेसिक सुविधाएं होती है। क्या आपके पास रोजगार है, आप महंगाई को लेकर परेशान नहीं है, ठीक है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसको लेकर आप परेशान नहीं हो, आपके राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो आप दोस्तों वास्तविक रूप से, जी हाँ, भारत के अंदर किसी एक स्वर्ग में रह रहे हो। और ऐसा पॉसिबल है भी नहीं। सच कहूँ तो हर जगह अपराध की सीमा बढ़ चुकी है। जी हाँ, जो नफरत है धर्म को लेकर के वह बढ़ चुकी है। हम एक दूसरे के जॉम्बी बन चुके हैं। जी हाँ, खून के प्यासे। सोचिए, और यहाँ पर जो नीट के पेपर लीक होते हैं ना, इसमें सच कहूँ तो पेरेंट्स का भी हाथ होता है बहुत बड़ा, क्योंकि पेपर लीक कराने में कोई 100-200 रुपये खर्च नहीं होते हैं, कई लाखों में चलती है इसकी डील, वो भी नीट जैसे एग्जाम की। अगर आपका बच्चा गलती से डॉक्टर बन भी गया, ठीक है, वो समाज के लिए कितना बड़ा खूंखार, एक अत्याचारी बनेगा, एक आतंकवादी बनेगा, जिसके हाथ में शस्त्र नहीं, बस केवल क्या होंगे, ऑपरेशन के टूल्स होंगे, ऑपरेशन करने वाले टूल्स होंगे, इंजेक्शन होगा, दवाई देगा वो। क्या ऐसे फर्जी डॉक्टर्स, ऐसे फर्जी बच्चे डॉक्टर से आप अपना खुद का इलाज कराना पसंद करोगे? चलिए आप छोड़िए सब कुछ, क्या आप अपने उस बच्चे से इंजेक्शन तक लगवाना पसंद करोगे? नहीं करोगे भाई। गलती से आप लोग ना अपने बच्चे के हाथ से, फर्जी डॉक्टर के हाथ से पैरासीटामोल की गोली मत खाना गलती से। क्या पता उसमें ये कुछ बिना एक्सपायरी डेट चेक करे आपको पत्ते में से, नीले पत्ते में से फाड़ के दवाई दे दे और आपका पत्ता कट जाए हमेशा के लिए। नहीं करोगे, सोचिए। और पेरेंट्स बच्चों के पेपर लीक करवाने में पूरा उसको बच्चे बड़ा एक काम कितना 20 लाख 50 लाख जो भी होता होगा रेट, कई लाखों से ऊपर होता है। तो बच्चे के पास इतनी पॉकेट मनी से बच्चा इतनी बड़ी सेविंग नहीं कर सकता है। ये बात समझनी पड़ेगी। यहाँ पे कहने के पेरेंट्स का भी दोष है। और हमेशा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मैगी बनती है चंद मिनटों में, लेकिन भूख उससे मिटती है टेम्परेरी। ध्यान रखिएगा, अगर सफलता प्राप्त करनी है तो कदम दर कदम चलना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत के पसीने से, ठीक है। आपको अपनी हथेली
गीली करनी पड़ेगी, तब आपकी कट ऑफ अच्छे से पार हो पाएगी। लेकिन लोगों को क्या चाहिए? शॉर्टकट चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें नेताओं के बच्चों की, ठीक है, आम इंसान के बच्चे अगर मेहनत करके कुछ बनना चाहते हैं, सपने को साकार करना चाहते हैं, बड़े पद पर पहुँचना चाहते हैं, तो उनको धरने पर बैठना होता है, उनको पेपर लीक जैसे चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो नेता होते हैं, इन सब के बच्चे विदेश में जाकर के पढ़ते हैं। क्या कभी आपने देखा किसी नेता का बच्चा किसी आंदोलन में प्रदर्शन करता हुआ? क्या कभी आपने देखा किसी नेता का बच्चा, जी हाँ, लाठी खाता हुआ? किसी नेता का बच्चा इस तरह से 12 बंके हो गया या फिर का बहरीच हो गया, इस तरह की हिंसा में पार्टिसिपेट करता हुआ? क्या कभी आपने देखा है नेता के बच्चे को, जी हाँ, महंगाई को लेकर के आवाज़ उठाते हुए? क्या आपने देखा किसी नेता के बच्चे को जो, जी हाँ, किसानों के सपोर्ट में उतरा हो? थिंक अबाउट इट, विचार करिएगा। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर। ध्यान से देखिएगा, जम्मू कश्मीर में पहले पत्थरबाज बहुत अधिक थे। या पत्थरबाज जो होते थे, कहते थे ना, वो फेंकते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370। ये बीजेपी का एक नारा था अपने लोकसभा चुनाव के अंदर। अरे युवाओं के हाथ में पत्थर क्यों आया वहाँ पर? कभी इसके ऊपर विचार करा? क्योंकि वहाँ के युवा बेरोजगार हैं, उनके पास काम नहीं है, बच्चों का पेट पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, जीवन को सर्वाइव करने के लिए कोई रोजगार ही मिल जाए। ठीक है, पत्थर रखेंगे 8 घंटे लगातार हम लोग, कुछ तो पैसा मिलेगा, इसलिए वो पत्थर उठा रहा है। कोविड के बाद से साइबर क्राइम का स्केल और हाई क्यों हुआ, कभी सोचा है आपने? कोविड से पहले ऑनलाइन फ्रॉड होता था तब, लेकिन बहुत कम था। अब देखिए पर डे कितने केस होते हैं रजिस्टर्ड ऑनलाइन फ्रॉड के। क्यों? क्योंकि लोगों के पास स्किल तो है, लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास काम ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? गलत रास्ता अपनाएंगे कहीं ना कहीं। भाई किसी भी चोर को चोरी करने में मज़ा नहीं आता है, ये उसका कोई क्रेजी वर्क नहीं है, ठीक है, उसका मन नहीं है कि खतरों के खिलाड़ी वो खेलेगा। भाई रात को चोर अगर किसी घर में जाता है, ठीक है, ताला तोड़ता है, आवाज़ आ सकती है, पड़ोसी सुन सकता है, वो पिट सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है मार पिटाई के चक्कर में। वो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? तो सर इंसान गलत नहीं होता, इंसान का वक्त गलत हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। जी हाँ, लेकिन जो वक्त होता है दोस्तों, वो कभी कभी इंसान के प्रयासों के माध्यम से भी गलत हो सकता है, तो वो मजबूर है कहीं ना कहीं। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ किसी चोर को, मैं बता रहा हूँ कि इस समय बेरोजगारी का स्तर इस कदर बढ़ चुका है कि लोग डंकी मारने पर हो चुके हैं मजबूर। सोचिए, डंकी मतलब इनवैलिड, गलत तरीके से किसी विदेश में जाकर के रोजगार प्राप्त करने का एक साधन है उसके लिए। डंकी मूवी देखी होगी आपने? किसी को शौक चढ़ा था कि विदेश घूमने का? नहीं ना, सबका मन था ना कि घर में कंडीशन काफ़ी ख़राब है हमारी, तो विदेश जाएंगे तो वहाँ कुछ काम करेंगे, इंडिया में तो कुछ हो नहीं पा रहा हमारा। तो गलत रास्ते अगर इंसान अपना रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी है ही, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी थोड़ी बहुत हमारी भी काउंट होगी इसमें। ऐड ऑन हमको भी कर लीजिएगा, क्योंकि वोट किसने दबाया? बटन जाकर के ईवीएम का हमने करा। लेकिन अब यहाँ पर ईवीएम के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार हरियाणा में जो चुनाव हुआ था उसमें लोगों को काफ़ी डाउट मिला है। बाकी आपका विचार क्या है? जो बैटरी का जो परसेंटेज थी वो 99% जो पाई गई थी, वो वास्तव में कांग्रेस का कहना सही है फिर गलत है? आप मुझे कमेंट करके चाहो तो बता सकते हो। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अभी चंद दिनों पहले बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। देखिए एक्सपोज करने के लिए काफ़ी सारी गोदी मीडिया, काफ़ी सारी प्रिंट मीडिया बहुत ही खामोश है। बहुत ही कम लोगों ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट मिल चुकी है। एक्चुअली महाराष्ट्र चुनावों की घोषणा हो चुकी है, हम सभी जानते हैं। आप जानते भी होंगे कि 23 नवंबर को महाराष्ट्र चुनावों के नतीजे आ जाएंगे। इसलिए ये जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन अभी ऑन हो चुकी है, ये वोट बैंक को कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांग करने वाली है, और इसका महाराष्ट्र चुनावों से साफ साफ कनेक्शन भी है। आपको बताऊंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। बिल्कुल ये शॉकिंग न्यूज़ है हम सबके लिए। चंद्रबाबू नायडू को इतने बड़े अमाउंट का जो स्कैम चला था इनके ऊपर, अचानक से ईडी पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है ना, मेन्यू पास कुछ नहीं, मतलब कि मुझे कुछ मिला ही नहीं, आप छोड़ दो इनको छोड़ दिया। सो गाइस यहाँ पर पार्टी, जी हाँ, आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के बारे में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ये साफ साफ दिख रहा है कि जी हाँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये क्या केवल एक जुमला बन के रह गया है। दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू जब विपक्ष में थे ना, आपको याद होगा, चंद्रबाबू नायडू जब विपक्ष में थे तो उन्हें ब्लैकमेल किया गया था कि हमारे पाले में आ जाएं, जैसे कुमारी शैलजा को किया गया था, आपको याद होगा, है ना। कुमारी शैलजा क्या है? कुमारी शैलजा कांग्रेस के साथ में है, कांग्रेस की वो पार्टी में है। जब उनको लगा कि हाँ भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा के बीच में मनमुटाव चल रहा है, ठीक है, ऑफर दो उनको। वो तो कुमारी शैलजा के जो गट्स हैं, उनकी एक लॉयल्टी है कि उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी चेंज नहीं करी, और ये हर कोई करता है। उनको चाहिए कि हाँ विपक्ष में हल्की सी दरार आ चुकी है, इस दरार को और चौड़ा कर दो और उस नेता को अपने पाले में बुला लो। ये सब पार्टी करती है। जी हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा वो पार्टी काफ़ी अच्छी है, ये पार्टी काफ़ी अच्छी है। आटे में नमक चलाओ, लेकिन नमक में आटा मत चलाओ।
इतनी अति मत करो कि इंसान परेशान हो जाए। जी हाँ, जो सरकार गिरी है बांग्लादेश के अंदर, जो हाल हुआ श्रीलंका का, जो हाल हुआ पड़ोसी देश पाकिस्तान का, वो हाल इंडिया का ना हो जाए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, इनसे ये रिक्वेस्ट है कि करो, थोड़ा करो लेकिन अति मत करो। ठीक है, अगर कमर तक पानी आ जाएगा हम झेल सकते हैं, अगर हमारे कंधे तक पानी आएगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और अब दोस्तों कलयुग के अंदर पानी यहाँ तक पहुँच चुका है, राजनीति करप्शन का पानी यहाँ तक पहुँच चुका है, कोई भी फील्ड बिल्कुल फेयर नहीं है। यहाँ पर इस समय वॉशिंग मशीन ऑन करके बीजेपी ने एक पंथ दो काज कर दिए, मतलब कि एक तीर से दो शिकार कर दिए। इनको अपने पाले में मिला भी लिया, वोट बैंक स्ट्रॉन्ग कर भी दिया, और जो इनके ऊपर जो दाग लगे थे चंद्रबाबू नायडू के ऊपर, सेकंडों में गायब हो गए। जी हाँ, और यहाँ पे कहते हैं ना कि फाइनली भैया 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, एक मुहावरा है। तो यहाँ पर यही होता है, अगर आपको हज की यात्रा करनी है, बिना कदम चलाए, बिना कुछ ट्रैवल करे, ठीक है, बिना बॉडी को हिलाए, तो आप सिंपल एक कॉल घुमाओ, पार्टी ज्वाइन करनी है, पिछला अपना जो रिकॉर्ड है वो सेटलमेंट अपना करवाओ, बात खत्म। दोस्तों एक मूवी है, एक वेब सीरीज है एक्चुअली, तांडव के नाम से, उसको देखिएगा। राजनीति का गिरता हुआ स्तर क्या है उसमें आपको पता चलेगा अच्छे से। और एक दोस्तों और है ताशकंद फाइल, मैं कई बार जिक्र करता हूँ वीडियो में, उसको बस मेरे कहने पर अपनी लाइफ में एक बार पक्का देखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री की वो हत्या हुई थी या वास्तविक रूप से उनकी नेचुरल डेथ थी? हार्ट अटैक जो उनको आया था वो नेचुरल था। डायरी वो लिखते थे, डायरी क्यों नहीं मिली? बहुत सारे सवाल हैं इनकी डेथ के साथ, बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसको आज तक हल नहीं कर पाई कोई भी सरकार। उस समय अगर राजनीति का स्तर इतना गिरा हुआ था, तो अब सोचिए कलयुग के अंदर क्या हो चुका होगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है, आपको दोस्तों पता होगा कि पीएम मोदी जी कैसे कहते थे, प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े जुमले दिए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वगैरह वगैरह, मोदी है तो मुमकिन है। भ्रष्टाचार के मामले में इन्होंने क्या बोला था पता है आपको? इन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में ये कहा था कि ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी बन के आए थे हम जनता के सामने, लेकिन इस समय जो भ्रष्टाचारी है उनको आप लोग क्लीन चिट दे रहे हैं, बड़े बड़े घोटालों में उनको आप क्लीन चिट दे रहे हैं। ये है मोदी की गारंटी। आप कहते थे ये मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर मैं कार्रवाई करता हूँ, मैं इसकी देता हूँ गारंटी, लेकिन आप कार्रवाई छोड़िए, आप तो उनके पाले में, उनको अपने पाले में ज्वाइन करने का ऑफर दे रहे हो। सो गाइस, इस मुद्दे पर आपको याद होगा, इस मुद्दे पर कांग्रेस उग्र है इस समय, और जो होना लाजमी भी है। एक तरफ जब वो नेता आपकी पार्टी में नहीं होता है तब उसके खिलाफ प्रपंच रचना शुरू कर देते हो, शब्दों के माध्यम से, रैली के माध्यम से वगैरह वगैरह, लेकिन हल्का सा भी आपको लगता है कि ये इंसान हमारे काम का बंदा है, तो इसको क्या करो, अपनी पार्टी में बुलाने के लिए जो हथकंडे अपना सकते हो अपना लो, वो आप अपनाते हो। उसके पिछले दाग का जो रिकॉर्ड होता है उसका भी क्या होता है, नेता का रिकॉर्ड साफ हो गया, उसका वो काम बन गया, और नई पार्टी ज्वाइन करके तो उसके बजट में कोई ज़रा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये चलता है। अब कांग्रेस में दोस्तों सुप्रिया श्रीनाथ आपको पता होगा, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, कई बार अपनी टीका टिप्पणी करती हैं बीजेपी पार्टी को लेकर के। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ये कहा है साफ साफ, ये सुप्रिया श्रीनाथ ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप ढोंगी हैं, और मैं आपसे कुछ और चेहरों से आपका परिचय कराना चाहता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र को लेकर के चुनाव की घोषणा हो गई है। अजीत पवार, अशोक चव्हाण, नारायण राणे, छगन भुजबल, ये सब वो व्यक्ति हैं जिनके दाग वॉशिंग मशीन में जा कर के अब साफ हो चुके हैं, जिनके ऊपर जी हाँ भ्रष्टाचार के आरोप थे। इन्होंने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाते हैं, ठीक है, जैसे ही अपनी पार्टी छोड़ करके बीजेपी पार्टी के अंदर छलांग लगा लेते हैं, इस पाले को ज्वाइन कर लेते हैं, तो सारे के सारे जो दाग होते हैं भ्रष्टाचार के वो सेकंडों में गायब हो जाते हैं। और अब बीजेपी के जो जबरा फैन हैं वो बोलेंगे अबे कहाँ अटके पड़े आप, 371 करोड़ छोटा सा अमाउंट है। बिल्कुल आपके लिए छोटा अमाउंट होगा, जनता का दिल भी काफ़ी अमीर है, उनके लिए भी छोटा अमाउंट होगा। अगर मैं यहाँ पे बात छेड़ूँ अजित पवार की पत्नी के बारे में, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपका दिल इतना अमीर है ना, फिर समझ लीजिएगा आपका बिल्कुल भगवान है। जी हाँ, भगवान की तरह आप लोग दिल लेके आए हो, जो है सब ठीक ठाक है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव हुए थे अभी कुछ महीने पहले, 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो इस साल हुए थे, उसमें अजित पवार की पत्नी को क्लीन चिट मिल चुकी थी। और अजित पवार ने जैसे ही इनकी पार्टी को ज्वाइन किया था, कैसे उनके पाप भूल गए थे। सुनेत्रा पवार इनकी वाइफ का नाम है। जी हाँ, और यहाँ पर आर्थिक अपराध शाखा जिसे बोलते हैं EOW की ओर से बड़ी राहत मिली थी। मतलब EOW ने कथित 25,000 करोड़ रुपए के MSCB बैंक घोटाले मामले में सुनेत्रा इनकी पत्नी को, अजित पवार की पत्नी को क्लीन चिट दे दी थी।
क्यों भाई? ये 2500 करोड़ है भाई, ये 2500 लाख नहीं है कि आप क्लीन चिट दे रहे हो। तो ये जनता का दिल काफ़ी अमीर है, अगली बार आपको हम वोट देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको, थोड़ा बहुत चलता है। हमारा दिल इतना अमीर है दोस्तों भारत का कि अजमल कसाब जैसे आतंकवादी के ऊपर हम 4 साल में, जी हाँ, 30 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। उसके इलाज के लिए, उसकी केयर के लिए, उसके खाने पीने में हम खर्च कर देते हैं। और 30 करोड़ 4 साल, सोचिए इस अमाउंट से कितने गरीब किसानों का उद्धार हो सकता था। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये भी है। और एक वो समय था जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवार की, अजित पवार की पूरी फैमिली का चिट्ठा खोला था मंच पर। इनको काफ़ी गरियाया भी था लगातार हर मंच पर कि ये पवार ऐसी, वो पर। जैसे इनकी पार्टी ज्वाइन करी, पिछला दाग धुल गया। अजित पवार, उनकी पूरी फैमिली क्या हो गई? बिल्कुल क्लीन हो गई, नो दाग। और दोस्तों मुद्दा इतना नहीं कि इसको क्लीन चिट मिली, उसने इतना स्कैम किया, उसको बातचीत बरी कर दिया, इनके सब दाग धुल गए। असली मुद्दा ये है कि हमको समझने की आवश्यकता है। सच कहूँ तो हमारे जो भारत का युवा है, यही हमारा भविष्य बनाने वाले हैं भारत का, और यही इस समय किसी और जगह उलझ चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, चंद्रबाबू नायडू, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान, छगन भुज्जर, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। इनके पास बहुत पैसा है, ये कुछ ना कुछ तो अपना कर लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे, हमसे कई लाख गुना अच्छा कर लेंगे। लेकिन यहाँ गरीब का बच्चा और गरीब बनता जाएगा, दंगाई बनता जाएगा। वो किस काम आएगा? वो काम केवल आएगा क्या? दंगे फसाद करने के लिए। जी हाँ, वो काम आएगा पत्थर बरसाने के लिए, वो काम आएगा चुनाव की रैली में इनका प्रचार करने के लिए। और हम सबके बीच में जो नफरत की दीवार खड़ी कर दी है, नफरत में ही हमको कहीं ना कहीं दफन कर दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बहराइच में जो हुआ था, जो टकराव हुआ था, जिसमें गोपाल मिश्रा एक छत पर जी हाँ चढ़ गया था, जिसने क्रोध में आकर के, नफरत में आकर के इस्लामिक झंडे को हटाया, वहाँ पर अपना भगवा करा दिया। जी हाँ, और उसके 20 मिनट बाद उसे चाकुओं से गोद करके मौत के घाट उतार दिया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि गोली मारी थी, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। बस ये तो पक्का है कि अब उसकी मौत हो चुकी है उसी दंगे के अंदर, ये तो मुझे पता है। बाकी कुछ फेको मीडिया ने क्या करा, फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक कर दी, अपने चैनल पर दिखाना स्टार्ट कर दिया, केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए। वो पैसा कमा रहे हैं अपनी टीआरपी से। लेकिन हम गरीब कर क्या रहे हैं? बस नारे पे नारे, चिल्लाना पे चिल्लाना, बस ये कर रहे हैं। बाराबंकी में इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ? सोचिए, माता रानी की विसर्जन के लिए वो लोग जा रहे हैं और डीजे पर इतने गंदे गाने बजा रहे हैं। माँ की गाली समथिंग करके गाना बजाया गया था। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मैंने एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो उसको लेके बनाया था। अगर देख लिया आपने तो दोबारा मत देखिएगा बिल्कुल भी, राइट। क्या कोई भी युवा ऐसे पावन अवसर पर, ठीक है, इतनी प्यारी यात्रा में इस तरह के गाने बजा सकता है? और क्या आवश्यकता है किसी मस्जिद के बाहर इस तरह के गाने बजाने की? पहली बात तो गाने आपको बजाने क्यों है? इसके से रुक करके आप उन्हें उकसा रहे हो, उत्तेजित कर रहे हो। और फाइनल दोस्तों, दंगा तो होना तय है। आपका भी खून गर्म है, उनका भी खून गर्म है, तो क्या होगा? आँख के बदले आँख मांगोगे, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। महात्मा गांधी जी ने कहा था ये। तो फिर अब नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, सब मैक्सिमम नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। और सोचना तो हम सबको होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अब पछतात होत किया तो चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल था रवि किशन की बेटी के बारे में। रोज प्राइम टाइम में नफरत उगल रहे हैं, जी हाँ, भारत के नेता, कोई किसी पार्टी को लेकर के तो कोई किसी पार्टी को लेकर के। लेकिन ये सब बहुत ही अधिक सिक्योर है, सेफ हैं। अगर हम बात करें अनुराग ठाकुर, जी हाँ, इनका बेटा, ये अपने बेटे के साथ में सेल्फी खिंचवा करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते रहते हैं। इनका बेटा विदेश में है, अजय आलोक, ये भी विदेश में है। शिवराज सिंह चौहान, उनके बेटे, ये भी विदेश में इन्होंने एजुकेशन लिया है। निशिकांत दुबे, उनके बेटे ने ना सिर्फ विदेश में शिक्षा ली है बल्कि वहाँ पर जॉब भी कर रहे हैं, नौकरी भी करते हैं। ऐसी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर आप देखिएगा, इनका बैकग्राउंड सर्च करिएगा किसी भी नेता का, मैक्सिमम बच्चे इंडिया के अंदर नहीं है, इनके सब बाहर हैं। इनको मतलब कि इंडिया के एजुकेशन पे इनको यकीन नहीं है। एजुकेशन छोड़िए, यहाँ के डॉक्टर पे तक यकीन नहीं होता। अगर किसी को अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना पड़ता है ना, वो नेता सीधे विदेश भागता है। आपको पता होगा कितने ऐसे नेता हुए हैं जिनको हमारे भारत के डॉक्टर पर भी यकीन नहीं है कि हाँ ये हमारा इलाज करवा सकते हैं। क्यों? बड़े से बड़े पैसे वाले धंधा सेठ विदेशों में जाकर अपना इलाज करवाते हैं, क्योंकि उनको इंडिया के डॉक्टर पर विश्वास नहीं है। ये हमारा विकसित भारत, और ये हमारी विकसित भारत की तस्वीर।
और हम भारतीय युवाओं के नसों में, जी हाँ, गरीबों की रग रग में ये मीडिया के सहारे इतना जहर भर दिया गया है, जिसकी मिसाल हम लोगों ने बहरीश में देखी, बाराबंकी में देखी, आगे भी हम लोग देखेंगे अगर हम नहीं संभले तो। माँ की यात्रा में हम माँ बहन की गाली दे करके हम सोचते हैं कि हम अपना नाम रोशन कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर हम रोशन हो रहे हैं। हम रोशन नहीं, हम लोग खौसन हो रहे हैं। हमारी छवि काफ़ी ख़राब हो रही है। 22 साल का युवा था वो गोपाल मिश्र, जिसने अपनी जान गंवा दी। क्या था उसके अंदर? जहर भर रखा था। उसने क्या करा? मस्जिद में चढ़ा, उनका झंडा उतारा हरे रंग का, अपना लगा दिया भगवा। तो फिर फाइनली क्या होगा? न्यूटन का तीसरा लॉ है एक्शन रिएक्शन। अगर तुम एक्शन करोगे उसका रिएक्शन पक्का होगा। तो अगर आप क्रिया कर रहे हो तो उसकी प्रतिक्रिया उन्होंने कर दी अपनी तरफ से। और ध्यान रखिएगा, इस नफरत की आग में आज नहीं तो कल, अगर हम नहीं संभले तो कल गोपाल मिश्रा मरा है तो आने वाले समय में जी हाँ कोई दूसरा युवा होगा, और ये आग कहने के हमको ही क्या करेगी, अपने अंदर अपने आलिंगन में लेकर के हमको समाप्त कर देगी। हम इसकी आहुति स्वाहा हो जाएंगे इसके अंदर। बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको जो लिखना है कमेंट में नेगेटिव पॉजिटिव बिंदास आप लिख सकते हो अपने विचार। क्या लगता है कि वास्तविक रूप से हम लोग विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, हम विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं या फिर कर सकते हैं, या फिर हम लोग अमृतकाल के दौर को जी रहे हैं? आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा अपनी राय, ठीक है। धन्यवाद।